नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। ये बात उन दिनों की है जब मैं 29 साल की थी। मेरे 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन मैं अभी दिखने में किसी लड़की से कम नहीं थी, क्योंकि मैं शरीर में फिट थी और दिखने में भी सुंदर थी। मेरा रंग भी गोरा था, इसलिए ज़्यादा उम्र की लगती नहीं थी। शादी से पहले मुझे लड़के पर बोझ भी करते थे और देखते ही रहते थे। मैं शादी के बाद परिवार में बिजी हो गई और अपने बच्चों और पति पर ध्यान देने लगी थी और सबका ख्याल रखती थी। सविता, बाथरूम में 2-3 दिन तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो कर सुखा तो दो, देवयानी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, बहू ने अपने कमरे से तेज़ आवाज़ में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे में बोलती हुई बाहर निकली और तेज़ कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई। अपना सारा गुस्सा उन बेजवान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे राकेश के लिए देवयानी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद सविता का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी, बीकॉम तक पढ़ी और सड़क सुंदरी। सविता को देखते ही देवयानी उस पर मोहित होशी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो सविता ही, अन्यथा राकेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह देवयानी ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह सविता से कर दिया था। सविता अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ की ही शासन चलता था। बचपन से ही सविता को माँ ने ही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सासु ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो देवयानी के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर सविता के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। देवयानी के पति राम प्रसाद जी एक कंपनी हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे राकेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाई थी। उस समय राकेश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। राकेश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। राकेश जानता था कि कितनी कठिनाइयों ने उसे मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ सविता को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो सविता ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद सविता ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया, और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास देवयानी से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने देवयानी की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में सविता के आने से पहले शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी नहीं रहा। अब देवयानी की दोपहर घर से थोड़ी दूर कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम प्रसाद एक शांतिप्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अब तरीके से समझा दिया। बहू के मुँह लगना उचित नहीं समझते, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। राकेश की भी यही स्थिति। जिस माँ ने तमाम मुसीबतों झेल कर उसे पाला पोसा पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया, वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे यह वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन सविता के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर सविता रात दिन राकेश के कान बढ़ने लगी। अब वह इस घर में नहीं रहेगी, उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब राकेश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में सविता बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अखिलेश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या हुआ? तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है, शेरनी की तरह घुराते हुए सविता ने कहा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृत्तांत सविता ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। राकेश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। ये बात सुनते ही सविता के आंसू कपूर की भांति उड़ गए।
सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर राकेश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया और सविता के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन कल ऐसे अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में राकेश से कहकर देवयानी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद राकेश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया, साथ में 2 मजदूर भी। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। देवयानी की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब रामप्रसाद ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी देवयानी से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति रहेगी, ये सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। राकेश और सविता गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर देवयानी और रामप्रसाद दोनों उदास बैठे थे, अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्यौहार को लेकर न कोई उत्साह था न कोई उमंग। शाम को देवयानी केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद रामप्रसाद को ऑफिस भेजकर देवयानी बच्चों को पढ़ाने चली गई। जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर देवयानी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री के देवयानी को नमस्ते की, फिर बताया कि सविता और राकेश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज सविता की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए, क्योंकि राकेश यहाँ नहीं है। सविता की डिलीवरी होने वाली है। देवयानी ने जब उस औरत से पूछा कि सविता ने मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने हॉस्पिटल का नाम बता दिया। देवयानी जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा और अलमारी में जो पैसा रखा उसे ले लिया। घर को ताला लगाकर ऑटो से हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाकर जब सविता के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर सविता को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि सविता के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। देवयानी नर्स से जब सविता के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर सविता के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह स्त्री शायद राकेश की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर देवयानी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। देवयानी ने भी उन्हें बता दिया कि सविता उनकी बहू है। देवयानी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डॉक्टर को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि सविता उनकी बहू है और वह ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई है। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर ले, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा और बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप ये पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर देवयानी ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा करा दिया और रसीद लेकर वहीं से रामप्रसाद जी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। साथ ही ये भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपये लेकर हॉस्पिटल आ जाइए। करीब 1.5 घंटे बाद रामप्रसाद जी वहाँ पैसा लेकर पहुँच गए, लेकिन सविता के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर देवयानी के साथ बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स देवयानी के पास आकर पूछने लगी कि सविता के साथ कौन आया है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, एक बार बेटे को अपने माँ बाप की सुन लेनी चाहिए। हमेशा पत्नी सही नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।